पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें विधानसभा के सत्र का इंतजार है। इसी का इंतजार रिटायर्ड कर्मचारियों को है, जिन्हें वादे के मुताबिक ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलना है। कर्ज में डूबे पंजाब का खजाना आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार पर लुटाने से विपक्ष पहले से ही तैयार बैठा है। पंजाब में बढ़ते अपराध का ग्राफ, नशे का धुआंधार कारोबार, विपक्ष के तरकश में और कई तीर हैं, जिन्हें विधानसभा सत्र के दौरान मान सरकार पर चलाने को वो बेताब हैं। लेकिन भगवंत मान हैं जो विधानसभा सत्र से बचने के लिए तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे तो कभी हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्टर्स खोजने में। जबकि इस साल का आखिरी सप्ताह शुरू हो गया है, लेकिन भगवंत मान ने अब तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया। पंजाब की मान सरकार पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में व्यस्त रही। फिर बीते दिनों भगवंत मान चेन्नई, हैदराबाद के उद्योगपतियों से मीटिंग कर उन्हें पंजाब में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने गए। अब पंजाब सरकार कोविड की रोकथाम की तैयारियों में जुटी है। नतीजतन विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले साल पर टलता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब के विभिन्न किसान संगठन मान सरकार से उनकी मानी गई मांगों को लागू करने के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भगवंत मान और कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी किसानों से सरकार को कुछ समय देने की बात कहते रहे हैं। लेकिन अभी तक किसानों की मानी गई मांगें और नई मांगों पर पंजाब सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी है। पंजाब की मान सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल भी गुजरात और हिमाचल के चुनाव प्रचार में ओपीएस के नोटिफिकेशन जारी करने का हवाला दे रहे हैं। लेकिन पंजाब में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया, जबकि मान सरकार ने नवंबर महीने में कैबिनेट मीटिंग के बाद ओपीएस नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा की थी। पंजाब की मान सरकार को सत्ता का ताज करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के साथ मिला था। इससे आगे बढ़ते हुए मान सरकार स्वयं भी करीब 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। एक अनुमान के अनुसार यदि कर्ज की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो पंजाब के बजट का 20% हिस्सा केवल ब्याज की अदायगी में चला जाएगा। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस और पंजाब भाजपा भी समय समय पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में पंजाब का पैसा बर्बाद करने के आरोप लगाती रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने शराब घोटाले में चार्जशीट दायर कर दी है और उनके ऊपर कभी भी मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन निकलने की जगह लगातार फंसते ही जा रहे हैं। खुद अरविंद केजरीवाल के करीबी विजय नायर की कारगुजारियां सामने आ चुकी हैं और शक की सुई केजरीवाल की तरफ घूम चुकी है। किसानों से लेकर कर्मचारी तक की मांगों को लेकर अपराध और कर्ज के सागर में गोते लगा रही पंजाब सरकार, पंजाब के सीएम विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने से ही बच रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल सब कुछ किनारे लगाकर दिल्ली से चुपचाप खिसक गए। कहा कि वे जल्द ही ध्यान लगाने के लिए विपश्यना साधना करने के लिए जाने वाले हैं। विपश्यना साधना के दौरान केजरीवाल के पास ना मोबाइल, टीवी होगा और ना ही अखबार ही देख सकेंगे। सीएम केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए विपश्यना साधना में जाने और नए साल पर 1 जनवरी को वापस आने की जानकारी दी है। केजरीवाल अपने ट्वीट में लिखते हैं, आज विपश्यना साधना के लिए जा रहा हूं। साल में एक बार जाने की कोशिश करता हूं। 1 जनवरी को लौटूंगा। कई 100 साल पहले भगवान बुद्ध ने ये विद्या सिखाई थी। क्या आपने विपश्यना की है? अगर नहीं तो एक बार जरूर कीजिए। मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक बहुत लाभ होता है। सबका मंगल हो। विपश्यना साधना के लिए केजरीवाल कहां जाने वाले हैं, ये जानकारी उन्होंने नहीं दी है। माना यह जा रहा है जानकारी देने से मीडिया और आम जनता वहां पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री की साधना में खलल पड़ सकता है। इससे पहले भी विपश्यना साधना के लिए वे जा चुके हैं। पिछले साल वे अगस्त के महीने में साधना करने के लिए गए थे। महाराष्ट्र के इगतपुर और हिमाचल प्रदेश के धर्मकोट सहित कई विपश्यना शिविरों में पहले भी केजरीवाल 10 दिवसीय साधना में हिस्सा ले चुके हैं। इससे पहले चुनावी मौसम में केजरीवाल ने जमकर पसीना बहाया था। विपश्यना प्राचीन ध्यान पद्धति है। ये आत्मशुद्धि और आत्मनिरीक्षण की पद्धति है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को विपश्यना के जरिए ही ज्ञान हासिल हुआ था। इसमें पहले सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, फिर दूसरे चरण में चुपचाप अपने शरीर और मन की प्रतिक्रियाओं पर नजर रखी जाती है। इससे मन शांत करने, तनाव कम करने और नकारात्मकता को दूर करने जैसे लाभ मिलते हैं। जैसे जैसे मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, मनीष सिसोदिया उसी हिसाब से चिट्ठी पॉलिटिक्स तेज कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने लगातार 2 दिन में एलजी को दूसरी चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी में उन्होंने एलजी को उनकी ड्यूटी नहीं समझाई, बल्कि इस बार उन्होंने कोरोना के खतरे की आड़ में हमला किया और कहा कि अगर एलजी ने मंजूरी नहीं दी तो 1 जनवरी से दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना की टेस्टिंग बंद हो जाएगी। सिसोदिया ने एलजी से अपील की है कि सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स की लैब्स में कोरोना टेस्ट के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय ली।
डिप्टी सीएम ने चिट्ठी में कहा कि अगर एलजी ने कोई फैसला नहीं लिया तो 1 जनवरी से दिल्ली के सभी अस्पतालों में कोरोना टेस्टिंग बंद हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने एलजी को लिखी अपनी चिट्ठी में यह अपील की है कि सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में कोरोना टेस्टिंग के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय लें। इस प्रस्ताव की फाइल उपराज्यपाल के पास बीते 2 हफ्तों से पेंडिंग है। इसके ठीक एक दिन पहले चिट्ठी लिखकर सिसोदिया ने एलजी पर आरोप लगाया था कि वे सरकारी कामकाज में दखल दे रहे हैं, अफसरों को धमकी दी जा रही है। उन्होंने पत्र में लिखा कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। आप मंत्रियों को साइड करके सीधा अफसरों को आदेश दे रहे हैं। गलत काम न करने पर अफसरों को सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने पिछले दिनों केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए की वसूली का आदेश दिया है। एलजी ने इस भुगतान के लिए दिल्ली की आप सरकार को 15 दिन का समय दिया है और दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना का ये आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2015 के आदेश, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए साल 2016 के आदेश और साल 2016 के ही CCRGA के आदेश के मद्देनजर आया है। आरोप है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। एलजी ने निर्देश दिया सितंबर 2016 के बाद से सभी विज्ञापनों को CCRGA को जांच और ये सुनिश्चित करने के लिए भेजा जाए कि क्या वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। ऐसे में एलजी ने उक्त अवैध कमेटी के कामकाज में खर्च की गई राशि को भी वसूल करने की मांग की है। साथ ही आदेश दिया कि सितंबर 2016 से अब तक दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापनों की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा जांच की जाएगी। उपराज्यपाल ने इस तरह केजरीवाल सरकार को एक और झटका दिया था। एलजी ने केजरीवाल सरकार के पास लंबित केंद्र की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मंजूरी दे दी। एलजी कार्यालय ने बताया कि लंबे समय से केंद्र की कई परियोजनाओं को मंजूरी का इंतजार था, जिसमें श्रीनिवासपुरी में GPRA कॉलोनी का पुनर्विकास 2019 से लंबित है। GPRA सरोजनी नगर अगस्त 2021 से लंबित और NHAI द्वारा शहरी विस्तार सड़क सितंबर 2021 से लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नेता भी अरविंद केजरीवाल के रास्ते पर हैं। यानी बिना किसी सबूत के अनर्गल आरोप लगाओ और फिर फंसने लगो तो माफी मांग लो। लेकिन इस पूरे कृत्य में आम जनता के बीच जमकर फजीहत भी होती है, जो किसी नेता की छवि का भट्टा बैठा देती है। अरविंद केजरीवाल वाला हाल अब की बार तृणमूल कांग्रेस के नेता कीर्ति झा आजाद का हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्वोत्तर वासियों के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हुए कीर्ति आजाद ने माफी मांगी है। गौरतलब है कि कीर्ति ने मेघालय की राजधानी शिलांग यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्वारा पहने गए वहां के पारंपरिक पहनावे पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे हालिया ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, इससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। मैं सॉरी कहता हूँ। अनजाने में मेरी टिप्पणी से हुई पीड़ा के लिए मुझे खेद है। मैं अपने संवैधानिक मूल्यों को हमेशा बनाए रखने के लिए काम करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराता हूँ। दरअसल 18 दिसंबर 2022 को शिलांग दौरे पे पीएम मोदी ने वहां की पारंपरिक खास पोशाक जिमफांग पहनी हुई थी। इस पोशाक में पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक महिला मॉडल की तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए कीर्ति आजाद ने लिखा था, न नर है न ही ये नारी, केवल ये है फैशन का पुजारी। कीर्ति आजाद के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों ने कीर्ति आजाद को लताड़ा लगाते हुए इसे जनजातीय संस्कृति का अपमान बताया। उधर तृणमूल कांग्रेस ने भी कीर्ति के बयान से पल्ला झाड़ लिया। अपनी किरकिरी होती देख कीर्ति ने पोस्ट डिलीट कर दी। वहीं भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने ट्वीट कर कहा, आप इस जनजाति समुदाय की पोशाक का अपमान कर रहे हैं। आप और आपकी पार्टी का आदिवासियों के प्रति नफरत का इतिहास है। मोर्चे के ट्विटर हैंडल से कीर्ति के खिलाफ SC/ST कानून के तहत केस दर्ज किए जाने की भी मांग की गई। वहीं अब पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों और जनजातीय नेताओं की आपत्ति का जवाब देते हुए कीर्ति आजाद ने लिखा, मैंने पोशाक का अपमान नहीं किया है, ये मुझे पसंद है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री को फैशन स्टेटमेंट बनना पसंद है, वे इसका कोई भी मौका नहीं छोड़ते। बता दें कि भाजपा से निलंबित होने के बाद कीर्ति आजाद फरवरी 2019 में भाजपा को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। वहां भी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद कीर्ति आजाद ने 2021 में TMC की सदस्यता ली, लेकिन पीएम मोदी की पोशाक पर बयानबाजी को लेकर TMC भी अब उनसे नाराज है। कुर्सी के लालच और सत्ता की हनक में नीतीश कुमार इस कदर खो चुके हैं कि उन्हें आम जनता के दुख दर्द से अब कोई मतलब नहीं रहा।
एक तरफ जहां शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पीने से 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ बिना किसी ठोस कार्रवाई और भविष्य में ऐसा कुछ न हो उसके लिए कुछ करने के बजाय नीतीश कुमार अपनी ही राजनीति चमकाने में व्यस्त हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने का ऐलान कर दिया और अब अपने आधिकारिक आवास पर क्रिसमस पार्टी का आयोजन किया। सीएम ने क्रिसमस कैरोल और सांता क्लॉज के साथ पार्टी एंजॉय की और इस दौरान प्रदेश में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद रहे और उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को भी रौंदने की कोशिश की। गौरतलब है कि नीतीश कुमार जिस वक्त क्रिसमस कैरोल का आनंद ले रहे थे, उस वक्त प्रदेश में जहरीली शराब पीकर मरे 80 से ज्यादा लोगों के परिजन न्याय की आस में सरकार की ओर देख रहे थे। जबकि हद तो ये है कि भागलपुर में शराब तस्करों में पुलिस कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें रौंदने की कोशिश की। वहीं नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा नए साल में होगी और वो जनता के बीच कई मुद्दों को लेकर जाएंगे। इनमें एक समाज सुधार का भी मुद्दा होगा, लेकिन अब इसको लेकर भाजपा नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई है, क्योंकि जहरीली शराब बनाने वालों पर नकेल नहीं कस पाने वाले नीतीश कौन सा समाज सुधार कर रहे हैं, ये समझ से परे है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार के बदले अपनी पार्टी में सुधार के लिए यात्रा निकालनी चाहिए। वहीं शाहनवाज हुसैन ने कहा कि नीतीश जी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन लोकसभा में भाजपा की बड़ी जीत होगी। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्र ने भी तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अब कांवड़ यात्रा निकालनी चाहिए। इस संभावित यात्रा पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा, मुख्यमंत्री जी यात्रा करें, अच्छी बात है, लेकिन जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं, जिनके बच्चे अनाथ हो चुके हैं, अगर उनके बारे में भी संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके लिए कुछ कर दें तो बेहतर होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर होने के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास तौर पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलों में अब लगातार इजाफा हो रहा है। शिंदे सरकार ने अब अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा की मांग के बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और अब इस मामले में एनआईए के बाद अब राज्य खुफिया विभाग यानी एएसआईडी की भी एंट्री हो चुकी है। ठाकरे पर आरोप है कि उन्होंने अमरावती पुलिस पर उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर डकैती के नजरिए से जांच करवाने का दबाव डाला था। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे के लिए अभी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। पहले शिंदे गुट के साथ राजनीतिक लड़ाई में पार्टी और चुनाव चिन्ह उनके हाथ से चला गया, फिर बीजेपी और शिंदे गुट के गठबंधन ने उनके वोट बैंक पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आए दिन जब किसी न किसी मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता फंसते जा रहे हैं, तो वहीं अब उमेश कोल्हे की हत्या को लेकर उद्धव ठाकरे फंसते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने इस मामले को लेकर कहा कि एसआईडी जांच करेगी कि क्या उद्धव ठाकरे ने अमरावती पुलिस आयुक्त आरती सिंह को कोल्हे की हत्या में डकैती के एंगल से जांच करने के लिए कहा था। बता दें कि उमेश कोल्हे की हत्या की जांच फिलहाल राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच के आदेश अमरावती के निर्दलीय विधायक रवि राणा की मांग के बाद लिया गया। रवि राणा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि उमेश कोल्हे की हत्या 21 जून 2022 को हुई थी और मामले की जांच पुलिस ने डकैती के एंगल से की। उस समय राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने स्थानीय कांग्रेस नेता के कहने पर पुलिस आयुक्त आरती सिंह को इस मामले की जांच डकैती के एंगल से करने को कहा। उन्होंने जांच की मांग करते हुए कहा कि वह चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे के फोन कॉल की जांच विशेष जांच दल करे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से जवाब देते हुए मंत्री शंभूराज देसाई ने एसआईडी जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उमेश कोल्हे की हत्या के बाद क्या हुआ, क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई, इसकी जांच की जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी जाएगी। गौरतलब है कि उमेश कोल्हे महाराष्ट्र के अमरावती में फार्मेसी की दुकान चलाते थे। 21 जून 2022 की रात जब वे घर लौट रहे थे तो मुस्लिम हमलावरों ने गला काटकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी हत्या बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के समर्थन के चलते की गई और इस मामले में एनआईए ने पिछले सप्ताह चार्जशीट दाखिल की थी और 11 आरोपितों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।